नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लगातार दूसरा दिन जबकि बिकवाली देखने को मिल रही है और बिकवाली में आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स में ज्यादा बिकवाली दिखेगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में उतना ज्यादा इंपैक्ट आज भी नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। अगर आप छोटे छोटे सब सेक्टर्स को देखेंगे तो कई ऐसे सब सेक्टर थे जो कि आज खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। मिसाल के तौर पे आज पंप में खरीदारी थी, मिसाल के तौर पे आप रियल एस्टेट में खरीदारी थी, पेपर स्पेस के अंदर आज खरीदारी देखने को मिली थी, फर्टिलाइजर स्पेस आज तेजी के अंदर था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आज फिर मेटल स्पेस के अंदर देखने को मिली, जहां पर एक बड़ी तेजी के बाद क्योंकि अब अंडरलाइंग असेट के अंदर बिकवाली आ रही है तो उसका एक इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ आज थोड़ा प्रेशर बैंकिंग स्पेस के अंदर भी रहा या फिर जो एग्रेसिव सेक्टर्स थे वहां पर थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा सिचुएशन। नंबर्स के ऊपर मेजरली मार्केट रिएक्ट कर रहा है, अलग अलग जैसे जैसे अच्छी कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं मार्केट अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। मिसाल तौर पे इंडिया बुल्स हाउसिंग को देखिए, बॉश को देखिए, जहां पे नंबर्स का एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। खराब नंबर्स में आप देख सकते हैं अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स के आखिरी में नंबर आए, तेज बिकवाली करीब 15% के आसपास की बिकवाली वहां देखने को मिली। सीमेंट स्पेस आज भी प्रोमिनेंट स्पेस रहा, जेके सीमेंट जैसी कंपनीज, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनीज जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट छोटे मझौले सीमेंट कंपनियां थी, एनसीएल जैसी कंपनीज, गुजरात सिद्ध सीमेंट जैसी कंपनीज, जहां पर खरीदारी आज देखने को मिली। तो मेजरली आज भी जो बाइंग थी वो स्मॉल कैप साइड पे या मिड कैप साइड पे आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में वहां पर ज्यादा हलचल होते हुए दिखाई पड़ रही थी। मेजर नंबर्स अभी भी मार्केट वेट कर रहा है, जैसे हिंडाल्को के नंबर हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स हैं, एसबीआई के नंबर्स हैं, जिनको मार्केट अभी कीनली वॉच कर रहा है और अभी भी एक बड़ी लाइनअप नंबर्स जो हैं वो अगले हफ्ते के लिए पेंडिंग है। तो इस तरह का तो एक अनुमान मार्केट लगा के चल ही रहा है। दूसरी चीज एक बड़ी क्रूशियल पार्ट आज ये भी था कि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो वीकली एक्सपायरी के आधार पर भी भारतीय बाजारों में सेकंड हाफ में कुछ उतार चढ़ाव के अनुमान लगाया जा रहा था। तो सेकंड हाफ में बिकवाली एटलीस्ट इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। मिड कैप में हालांकि उतनी बिकवाली नहीं थी, वो तो फ्लैट स्टोन पे ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों पर। सबसे पहला सवाल प्रियांश साहू साहब का है, मेटल वर्सेस एफएमसीजी कहाँ इन्वेस्ट करूं लॉन्ग टर्म के लिए। साहू साहब, दोनों का नेचर अलग है। पहले तो मेटल स्पेस एक एग्रेसिव नेचर का सेक्टर है जो कि एग्रेसिवली परफॉर्म करता है। एफएमसीजी एक स्लो स्टेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो आप दोनों में ही रणनीति बना सकते हैं। द्रविड और सहवाग टाइप की सिचुएशन है यहाँ पर। मेटल के साथ अच्छी चीज़ क्या है, जैसे जैसे प्राइसेस मूव करते हैं अकॉर्डिंगली वहाँ पे मूव आता है। अगर मेटल अंडरलाइंग मेटल के प्राइसेस चलेंगे, डिमांड स्ट्रांग होगी तो ये तेजी पकड़ेंगे। कैपेक्स बहुत बड़ा होता है इस पूरे स्पेस में, डेट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं और मेजर इनके लिए सिनेरियो ऑटो से, रियल स्टेट से या बाकी एरियाज से आता है, तो ये अकॉर्डिंगली वहाँ पर रिएक्ट करते हैं। एफएमसीजी आप रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाले प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमेशा इनकी डिमांड रहती है किसी भी तरह के सिनेरियो के अंदर। अब लेकिन उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनमें मार्जिन कम होता है, इसीलिए उनके नंबर्स कंसिस्टेंट रहते हैं, स्लो रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आपको ब्लेंड रखना होता है हमेशा अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप एफएमसीजी लेना चाहते हैं तो आपको पेशेंस ज़्यादा देना पड़ेगा, लंबे समय के लिए रखना पड़ेगा, डिविडेंड अच्छा मिलेगा, क्वालिटी कंपनीज होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, धीरे धीरे चलती रहेंगी। वो हर साल 10% 12% चलेंगी, बहुत है। मेटल में कई साल अगर नहीं भी चले तो एक साल में इतना चलेगा, जैसे टाटा स्टील इस बार चला है 400 रुपये का शेयर 1200 रुपये हो गया, या जीएसपीएल चला है डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में स्ट्रांगली कामकाज कर रहा है, सेल चला है कहाँ 50 रुपये का शेयर आज 100 रुपये के ऊपर कामकाज कर रहा है, नाल्को चला है 30-40 रुपये का शेयर 60-70 रुपये आ चुका है। तो इस तरह से इनमें मूव आते हैं, इसीलिए दोनों को अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए और दोनों में ही अपने तरीके से आप रणनीति बना के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल बीच में आ गए हमारे साथ। इनफैक्ट एक सवाल जो है वो है इन्फो एज को लेकर 2 साल के लिए सनी त्यागी साहब का सवाल है। त्यागी साहब, मेरी बात अभी कुछ दिन पहले राजेश पालविया साहब से हो रही थी, उन्होंने इसका टारगेट मुझे 5000 रुपये दिया है, तो आप उसको ही अभी तो फिलहाल ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छे मूव की उम्मीद आप लगा सकते हैं स्टॉक में। और राजेश जी भी आप जानते होंगे एक्सेस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड है, तो उन्होंने अगर ये बात कही है तो कुछ सोच के ही कही होगी। आप इसमें बने रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स भी काफ़ी बेहतर साइड पे ही हैं। अच्छा, आईएक्स पे हिमांशु पहावा साहब, कल मैंने बात की थी मानस से, उन्होंने एक खबर भी थी आज इनमें आईएक्स में इनफैक्ट की एक ब्लॉक डील हुई है
जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर है। सुबह सुबह ब्लॉक डील हुई भी थी, 360-362 रुपये की रेंज में कहीं होते हुए दिखाई पड़ी थी। उनका ये कहना था मानस जी का कि 365 क्रूशल है, अगर वो नहीं तोड़ता है तो ये घूम सकता है, अगर वो तोड़ जाता है तो ये फर्दर 20 से 30 रुपए का डाउनसाइड दिखा सकता है। आप भूलें नहीं कि ये बहुत बड़ी तेजी दिखाने के बाद अब ईज आउट हो रहा है, तो थोड़ा ईज आउट होना बनता है। नीचे आएगा, थोड़ा रेंज बाउंड होगा और उसके बाद दोबारा तेजी पकड़ेगा। कंपनी में ऐसा कोई बुराई नहीं है, एक ब्लॉक डील का हिस्सा था जिसकी वजह से इसमें थोड़ी सी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छा, BSC और सीएट, सोलंकी साहब, सीएट और एचडीएफसी तो कोई दो राय नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट कंपनी है, जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की दिग्गज कंपनी है, तो आप इसमें तो बने रह सकते हैं। दूसरा नाम आता है आपका सीएट का और बीएससी का। बीएससी भी अग्रणी कंपनी है जिस स्पेस में ये है, एशियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और अच्छे नंबर्स भी हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, डिविडेंड पे ऑफ भी ठीक ठाक है, आप बने रह सकते हैं बीएससी में भी लॉन्ग टर्म के लिए। और यही बात आप सीएट के केस में बुराई नहीं है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, क्रेडिबल है और बहुत समय से कामकाज कर रही है। वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। आपको टायर स्पेस में अगर बने रहना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही कंपनीज में आपके लॉन्ग टर्म के लिए। नया विकल्प कुछ आप तलाश रहे हैं टायर स्पेस में तो आप एक गुडियर को देख सकते हैं और साथ साथ बालकृष्ण को देख सकते हैं जो अपने नंबर्स कंसिस्टेंटली दे चुके हैं। जेके टायर के भी नंबर आए हैं, वो भी अच्छे थे, लेकिन एक क्वार्टर में लॉस से प्रॉफिट आया कि बेस बहुत छोटा था। कंसिस्टेंसी देखिए नंबर की और उसके बाद इसमें आप कॉल ले सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर रेड्डी क्या होगा? बनवाड़ा साहब, बननगुले साहब, डॉक्टर रेड्डी में आप जरूर बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर बने रहने की। नंबर्स ठीक थे और नंबर्स के बाद यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से पॉजिटिव ही कॉल आई थी और उन्होंने यहाँ पर तेजी की ही कॉल दी थी। हालांकि शेयर थोड़ा कंसोलिडेट जरूर हुआ है, लेकिन आपके लिए राय यही कि आप यहाँ पर भी बने रह सकते हैं, आपको अच्छे अपसाइड गोइंग फॉरवर्ड शेयर खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ क्यों नहीं बढ़ रहा? मिश्रा साहब, तेजी दिखाई थी, 740 का हाई शायद इसने बनाया था और उसके बाद ये शेयर नीचे आया और नीचे आके अभी 670-80 के स्तरों पर कामकाज कर रहा था। आज कुछ इंश्योरेंस के नंबर आए थे, उसके बाद इसमें तेजी देखने को मिली भी थी। पेशेंस दीजिए, कंपनी बुरी नहीं है, थोड़ा चला हुआ शेयर भी है क्योंकि हायर लेवल 740 दिखा चुका है एक बारी, ऑल टाइम हाइज अपने, थोड़ा उसके बाद ईज आउट हो रहा है, तो उसके बाद शायद इसमें मूव आता हुआ दिखाई पड़े, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। नेटको फार्मा, सर अंश जी, नेटको फार्मा को लेकर कुछ न्यूज़ फ्लोज ज़्यादा हैं इस समय, कुछ दवा के अप्रूवल्स को लेकर। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा भी जानकारी नहीं रखता, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ब्रोकरेज हाउसेज में इसके बारे में नेगेटिव बातचीत तो नहीं होती है, पॉजिटिव ही मान के चल रहे हैं और मिड कैप फार्मा में वन ऑफ द प्रिफर्ड स्टॉक के तौर पर इसे देख कर भी चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स के बारे में आइडिया नहीं है इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट बने ही रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं सुनने को मिल रहा है। शक्ति पंप पर सर आज एक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, खासतौर से जिसके ऊपर मैनेजमेंट भी आपने आज सीएनबीसी आवाज़ पर सुना, उस पूरे ही घटनाक्रम का इम्पैक्ट 20% के आसपास की तेजी यहाँ देखने को मिली और अच्छे खासे मूव यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। आप पूरे पंप स्पेस को देखिए कि एसबी पंप या फिर रोटो पंप, इस पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छा बज़ आज बना था और वो शक्ति पंप को शायद कैरी फॉरवर्ड भी करेगा। सोलर बिजनेस के अंदर कंपनी का ठीक ठाक कारोबार है, मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी कहना है कि नंबर कंसिस्टेंट है और आगे चल के ऑब्वियसली बात है मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर है इस पूरे एग्री स्पेस के लिए, तो एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए तो आप इसे और देख ही सकते हैं और जो प्रॉफिट है उसको आप एटलीस्ट लॉक करके रखें क्योंकि अभी तेजी में है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। 700 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, 350 रुपये का शेयर अब 700 रुपये के ऊपर काम काज कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। बिरला सॉफ्ट पे खान साहब, कुछ भी कहना भी मुश्किल है, इसके नंबर्स अवेटेड हैं, इसके नंबर्स आ जाए शायद 21 तारीख को, नहीं कल इसके नंबर्स हैं, इसके नंबर्स आने के बाद इस पे आप कोई भी कॉल लीजिएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। सो फार नंबर सबड्यूड मार्केट में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायरवर्क नहीं रहेगा, लेकिन हाँ फ्लैटिश साइड पे ही नंबर्स आएंगे। अगर कुछ सरप्राइज आता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी आप आंकड़ों का ही वेट करें और आंकड़ों के बाद ही इस पर कोई भी कॉल ली जा सकती है। हीरो मोटोकॉर्प, सुमित साहब पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए। सुमित साहब, कभी इस कंपनी की वेबसाइट आप एक बार तलाशिएगा, आपको अपने आप ही रियलाइज हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक है कि नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है शायद वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटो मेकर है गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से, अच्छी कैश वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, इंडिया की लार्जेस्ट तो है ही, ऑब्वियसली वर्ल्ड की है तो इंडिया की भी होगी ही, और मार्केट शेयर वाइज भी ये दिग्गजों में अग्रणी के तौर पे ही गिनी जाती है। तो
मतलब एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, लेकिन भाव है इंपॉर्टेंट, अगर नीचे मिलता है तो ज़्यादा बेहतर है। ऊपर की तरफ आप लेंगे भी तो लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिएगा ताकि आप नीचे से एवरेज कर पाएँ। तो कंपनी में बुराई नहीं है, भाव इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो ब्रोकरेज हाउस टारगेट तो ऑब्वियसली बात है 3000 के ऊपर की हैं, आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे कॉल ले सकते हैं। अच्छा, हेवेल्स, प्रसाद जी इसके नंबर्स शायद नहीं आए हैं अभी तक, मैंने नहीं देखे हैं। अगर इसके नंबर्स ही क्रूशियल हैं, इसके नंबर्स में अगर दो पार्ट इंपॉर्टेंट थे, आप उसको ही ध्यान रखिएगा। एक, लॉयड के बिजनेस का अनुमान था शायद 26% के आसपास ही ग्रोथ का, और हेवेल्स के बिजनेस का जो इंडिविजुअल बिजनेस है उसकी ग्रोथ का अनुमान था शायद 35% के आसपास का। ये दोनों में अगर इससे ज़्यादा ग्रोथ आती है तो आप बने रह सकते हैं। पुरानी हिस्ट्री इस कंपनी की और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट प्रोफाइल है। नया एक्विजिशन का पूरा इम्पैक्ट अभी आया भी नहीं लॉयड का, तो आप समय दीजिए। अभी तो थोड़ा लॉकडाउन का इम्पैक्ट है और बिजनेस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन ईज आउट होगी तो लॉन्ग टर्म में इसमें कंपनी में कोई बुराई नहीं है। अग्रणी कंपनी अपने स्पेस की, फैंस में, वायर्स में, पाइप्स में, वायर्स में और एसीज में और बाकी कारोबार के अंदर भी, तो आप थोड़ा समय दे सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आज के नंबर्स अगर देखें आपने, क्योंकि मैंने नहीं देखे, उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लीजिएगा। ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो आप उसको व्यू में ज़रूर ले सकते हैं। एमटार पे खान साहब, कंपनी ठीक है, बहुत सारे बिजनेस में अग्रणी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कई कंपनी से क्लाइंट प्रोफाइल जो है बहुत बढ़िया है। इसमें यूएस के कई क्लाइंट्स भी हैं जो कि ऐसे बिजनेस में इसके साथ कामकाज करते हैं जिसमें अब तक बहुत सारी कंपनीज कामकाज नहीं कर पाई हैं। स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल है, सबसे बड़ा इसका एज यही था कि इसके क्लाइंट प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग था। लिस्टिंग के बाद से बहुत बड़ा, इनफैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा फायरवर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस ऐसी भी कोई ख़राब नहीं है। आप किस लेवल पर हैं उस पर डिपेंड करता है। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स तो यहाँ पे ऊपर के स्तर पे ही थे, और नंबर्स मेजरली इसके बेटर साइड पे ही मार्केट मान के चल रहा है। ऑर्डर बुक अच्छी थी, 2 क्वार्टर पहले या 1 क्वार्टर पहले इनकी मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी, तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि इनकी डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, और शायद न्यूक्लियर बिजनेस के अंदर भी कंपनी कामकाज कर रही है, तो वहाँ पर भी इनके लिए एक अच्छे वेन्यूज़ है। 1-2 बार इसके मतलब नंबर्स में देखने को बहुत ज़्यादा इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी चीज़ के साथ यही है कि इससे क्लाइंट प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। अच्छा, SBI पर मयूर साहब नंबर्स फ्राइडे को हैं, तो पहले आप फ्राइडे को नंबर देखिए फिर कोई कॉल लीजिएगा। राकेश साहब, HSIL के नंबर्स लास्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे आने का अनुमान था और अच्छे आए भी थे साल दर साल, लेकिन बहुत तेज़ी दिखाई थी इसने पहले ही नंबर से, तो वो डिस्काउंटिंग प्रोसेस होता, डिस्काउंट हो गया, नंबर्स आ गए, थोड़ी बिकवाली आ रही है, तो वो ईज आउट होगी तो वापस अकॉर्डिंगली इसमें स्टीम आती हुई दिखाई पड़ेगी। अच्छा, सुबेक्स में सर नंबर आए हैं इस क्वार्टर में इसके 2 दिन पहले, और सुबेक्स के नंबर्स के बाद कल इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी थी, और कल कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही कि 3 AI कारोबार के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, नए एरियाज़ में एक्सपैंड करेंगे, जो कैश जनरेट किया है उस कैश फ्लो का इस्तेमाल कुछ नए एरियाज़ के एक्सपेंशन के लिए करेंगे। सो फार कैश फ्लो बहुत, मतलब जो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल थी बहुत बुलिश साउंड कर रही थी। नंबर्स भी ऐसे खराब नहीं थे, नंबर्स ठीक ठाक थे, सीक्वेंशियल बेसिस पर नंबर बेटर थे, वाई बेसिस पर नंबर वीक थे। बाजार ने उसको बहुत तेज़ी से थम्स डाउन दिया, 55 रुपये के आसपास का भाव भी आ गया था, वहाँ से पुल बैक दिखा के आज 60 रुपये की रेंज में कहीं कामकाज कर रहा है। आप कुछ टाइम एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, मीडियम टर्म में भी आपको दाम ठीक ठाक मिल जाएंगे, 60-70 रुपये के 70 रुपये तक तो मिल ही जाने चाहिए। ICICI की तरफ से यहाँ पर कई बार इसकी रिकमेंडेशन आ चुकी है अपने क्लाइंट्स को, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, आप बने रह सकते हैं फिलहाल तो सुबेक्स में। स्पाइस जेट, जैन साहब स्पाइस जेट के लिए लॉक अनलॉक का जो प्रोसेस है ये क्रूशियल है। अनलॉकिंग का स्टेटस इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा बेसिक से ही समझ लीजिए कि जब जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे वापस, वैसे वैसे इनका वॉल्यूम बढ़ेगा और सिचुएशन ईज आउट होगी। क्रूड हायर लेवल पर है, 48% के आसपास इनकी कॉस्ट को कंपोज करता है, और रेवेन्यू आ नहीं रहे हैं। बाकी चार्जेस फिक्स हैं, प्लेन के लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग तो और पार्किंग चार्जेस तो इनके रहेंगे ही रहेंगे जब होगा, तो ये पार्ट इनके लिए फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, लेकिन रेवेन्यूज़ आ नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके मार्जिन श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ेंगे और लॉस आएगा। कुछ टाइम तक लॉस चलेगा, उसके बाद ये लोग फंड रेज करेंगे, फंड रेज या तो इक्विटी से करेंगे या डेट से करेंगे, डेट से करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, इक्विटी से करेंगे तो डाइल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। खैर ये सब बातें अगर मैं कट शॉर्ट भी कर दूं तो 60-70 रुपये की शेयर अभी ये कामकाज कर रहा है, सिचुएशन ईज आउट होगी, उसके बाद चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रमोटर स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है इस ग्रुप का, इस सेक्टर का, वो थोड़ा वीक है, तो उसको सुधरने दीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई कॉल लीजिएगा। अच्छा,
TCS 5K। धीरज साहब, ये बड़ा टिपिकल सवाल है और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ये है कि 5K ही क्यों, 50K क्यों नहीं, 10K क्यों नहीं, 15K क्यों नहीं। TCS एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप के लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी और IT क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। 28-30 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के पास कैश है। टाटा ग्रुप का ज्वेल है, 72% उनकी मार्केट शेयर ग्रुप का ये कंपोज करती है, 82% के आसपास से ग्रुप के रेवेन्यूज लाकर देती है। इतना सब कुछ इस ग्रुप के साथ ये करती है और करती आ रही है, आज से नहीं काफ़ी समय से। तो अगर किसी कंपनी में इस तरह की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ हैं तो आप उसके लिए 5,000, 2,000, 3,000 के लेवल्स क्यों देख रहे हैं। इस कंपनी को आप रखिए, फॉल में लीजिए, आपके भाव से हाफ हो जाए एक्यूमुलेट करिए, और हाफ हो जाए एक्यूमुलेट करिए, और साथ साथ आगे जनरेशंस को पास ऑन करिए। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देती है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, 2004 में इसका IPO आया था, तब से लेकर अब तक इसने क्या वेल्थ क्रिएट की है। 800 रुपये के आसपास का शायद इसका इशू प्राइस था, जो कि एडजस्ट होने के बाद बोनस और स्प्लिट्स के 125 रुपये के आसपास बनता है। तो 125 रुपये का शेयर आज आपको 3200 रुपये का दिख रहा है। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लिए किस तरह की कंपनी है, किस तरह की क्रेडिबिलिटी इस कंपनी के साथ है। खैर, बातचीत में बहुत सारा समय बीत गया, बहुत सारे सवालों को हम नहीं शामिल कर पाए, माफ़ी उन सभी लोगों से, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।